हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव मोनोस्कोर क्लासेस। पिछले क्लासेस में हमने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हमें सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ने में तो कुछ ना कुछ हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ ही होगा। आज हम क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एग्जाम्स में किस तरह के आते हैं, चाहे वो IIT जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो या NCERTs हो। उनमें हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। तो आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह इफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल लाई ऑन द साइड व्हिच एडजेसेंट एंगल्स आर 45 डिग्री ईच। ठीक है, एक सर्कम सेंटर है ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के साइड पे लाई कर रहा है, जिसका एडजेसेंट एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो सपोज मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, इधर कहीं हमारा सर्कम सेंटर लाई कर रहा है, वो सर्कम सेंटर सी जो है वो इधर लाई कर रहा है। ठीक है, इस साइड पे बोला है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल लाई ऑन द साइड हुज एडजेसेंट एंगल्स आर 45 डिग्री। जिस साइड पे लाई कर रहा है उसका एडजेसेंट एंगल जो है वो 45 डिग्री है, मतलब ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो हम ये देख लेते हैं कि जब दोनों ये ट्रायंगल के दोनों एंगल दो एंगल जो है 45 डिग्री है, तो तीसरा जो होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों साइड का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, होंगे 90, बचा 90, 90 जो हो गया ये हो गया, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था, जो हमने नोट में लिखवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, कि सर्कम सेंटर जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में वो हाइपोटेन्यूज के सेंटर में लाई करता है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सामने वाली ये जो लाइन है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज के सेंटर में लाई करेगा। दैट मीन्स ये जो सर्कम सेंटर है वो इस लाइन के सेंटर में लाई कर रहा है, और उसका जो रेडियस होगा या डायमीटर मान लेते हैं, जो डायमीटर होता है वो उसका हाइपोटेन्यूज ही होता है जब इससे तीनों साइड से जब एक सर्कल पास कराते हैं तो। ठीक है, ये सर्कल जो पास किया ना, वो सर्कल जो हो गया ना, वो इस सर्कल जो सर्कल पास किया इन तीनों पॉइंट से, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स हैं, उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो डायमीटर होता है और उसका जो सेंटर होता है वहां पे सर्कम सेंटर लाई करता है। दैट मीन्स ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। तो हमें बोला है कि देन फाइंड द अदर टू साइड्स इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। जो सर्कम सर्कल ड्रॉ किए वो सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो, इसको और थोड़ा बड़ा कर ले रहे ताकि ये लगे कि हाँ ये डायमीटर है। ठीक है, नहीं लग रहा है कि डायमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना लेकिन ये सर्कल है, हमने मान लिया कि सर्कल है। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल है उसका ये डायमीटर होगा, जो हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो इस सर्कम सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो डायमीटर का आधा मतलब ये सेंटर हो गया, जो सर्कम सेंटर होता है हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे मिड पॉइंट पे क्या करता है, सर्कम सेंटर लाई करता है। तो इससे ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, और यहाँ से जो लाइन इस सर्कम सेंटर पे आएगी वो भी रेडियस हो गया। इसका वैल्यू 15 दिया हुआ, इसका वैल्यू 15 दिया हुआ, इसका वैल्यू 15 दिया हुआ। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मीन्स इसका मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि अदर साइड निकालना है। दैट मीन्स ये साइड उसको निकालना चाहिए और ये साइड चाहिए, ये दोनों साइड उसको चाहिए कि वो दोनों साइड कितने हैं। तो ये 15 है, ये 15 है। दैट मीन्स ये साइड ये कुछ ना कुछ होगा, ये भी 15, ये भी 15, ये भी कुछ ना कुछ होगा। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर ये 15 है तो मान लो, अगर ये मान लो कि O है, ये A है, ये B है, तो अगर इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं OAC जो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल OAC की अगर हम बात करें तो इसमें OA जो हो जाएगा वो क्या होगा, OA का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, OA का स्क्वायर जो होगा वो होगा OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर।
होगा कि नहीं होगा? तो ओ ए जो होगा, ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ओसी कितना है हमारा 15, क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना, और रेडियस हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि 15 सेंटीमीटर है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 15 का स्क्वायर प्लस एसी क्या है, भी रेडियस है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। अब देखिए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस ये कितना हो गया 225। अब ओ ए जो होगा वो ए स्क्वायर है, इधर जाकर रूट होगा, तो 225 प्लस 225 कितना होगा 450। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो 15√2 सेंटीमीटर आएगा। दैट मीन्स ओ ए जो हो गया, मतलब जो साइड निकालने की बात किया था वो ओ ए और ओ बी भी क्या है, सेम है। ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी 15, ये भी 15 है, तो ये इन दोनों को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ओ ए और ओ बी जो है वो दोनों इक्वल है, और वो कितने हैं 15√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारे बोला था कि क्वेश्चन में कि दोनों जो अदर जो दोनों साइड है वो उसका लेंथ बताना है, वो जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया 15√2 सेंटीमीटर, जो हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, जो नोट में हमने लिखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो हमारा सर्कम सेंटर होता है ना, वो क्या होता है उस हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है, और वही कंसेप्ट को यूज करके हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें कि जो चीज़ें लिखवाई हुई हैं उससे कितना बेनिफिट होता है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो वो चीज़ को माइंड में आपको रखना है। अगर वो चीज़ माइंड में आपके रहेंगी और उसको अप्लाई करना, अगर उसके एप्लीकेशन आप तभी समझेंगे जब उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और उसका अप्लाई जो करना है वो आप सही ढंग से अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे, चीज़ें सॉल्व होंगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑन वाई एक्सिस, मतलब एक साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो वाई एक्सिस पे है, एंड ऑर्थो सेंटर इज -2,5, और जो उस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो -2,5 है, उसका कोऑर्डिनेट दे चुका है। इसका ऑर्थो सेंटर का, उस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट -2,5 है। देन इट्स थर्ड वर्टेक्स इज, चलिए बात करते हैं कि वाई एक्सिस पे जो वर्टेक्स जो लाइन है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसने बोला है कि उस पॉइंट का जो ऑर्थो सेंटर है ना वो -2,5 है। तो -2, मतलब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट इधर कहीं -2,5 होगा। ये हमारा क्या है ऑर्थो सेंटर है जो ट्रायंगल बनेगा। और उसका एक साइड जो बोला है ना, जो उसका एक साइड बोला है वो बोला है कि वाई कोऑर्डिनेट पे है। दैट मीन्स इस तरह का कोई ट्रायंगल फॉर्म हुई होगी, समझ में, इस तरह के कोई ट्रायंगल फॉर्म हुई होगी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो इधर हम लिख देते हैं, जिसका एक साइड जो है ना वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होंगे ऑर्थो सेंटर, दैट मीन्स क्या होता है, ऑर्थो सेंटर के बारे में हमने पढ़ा है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। मतलब इस पॉइंट से अगर इसके सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे इधर में कहीं, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा ऑर्थो सेंटर लाई करेगा। तो हमारा मान लिया कि ऑर्थो सेंटर का पॉइंट है -2,5 जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ। अब देखिए ये हमें बोला है कि ये जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये पॉइंट हमेशा ये नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में अर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, जितने भी जो सेंटर्स होते हैं अर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, वो सारे के सारे क्या करते हैं एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर
लाइज एट सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। जो चारों पॉइंट होते हैं, जो चारों सेंटर होते हैं ट्रायंगल के, अर्थो सर्कम सेंटर, इन सेंटर, अर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉयड, इन सेंटर, अर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर, जो चारों पॉइंट्स होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर ये वाई कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, इट मीन्स इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो होंगे, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, ये मान लो वाई होगा, y1 होगा, ये y2 हो सकता है। वाई कोऑर्डिनेट के बारे में हमें नहीं पता है, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का जीरो होगा, ये हमें कंफर्म है। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर सामने वाले साइड पे डाला, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं वो ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो जब ये -2,5 है, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, 5 डिस्टेंस पे। दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना, 5 ही होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो क्या है, y = 5 है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका 5 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता हमें, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, हमने सपोज मान लिया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट x है, और हमें क्या पता करना है, थर्ड वर्टेक्स जो होगा वो पता करना है, क्योंकि दोनों दो वर्टेक्स जो है, दो वर्टेक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, उनको नहीं फाइंड आउट करना। जो थर्ड वर्टेक्स आएगा उस थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो थर्ड वर्टेक्स का हमें वाई कोऑर्डिनेट पता है कि 5 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है y = 5 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें नहीं पता है, तो हमने क्या कर लिया कि x को हमने x मान लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स ये ऑर्थो सेंटर है, यही सेंट्रॉयड भी होगा, यही इन सेंटर भी होगा, यही सर्कम सेंटर भी होगा। तो अगर मान लेते हैं कि यही पॉइंट सेंट्रॉयड है, अगर हम इस पॉइंट को सेंट्रॉयड मान लें, चूंकि ये ऑर्थो सेंटर भी तो यही लाई करता है, तो सेंट्रॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का जो सम होता है डिवाइडेड बाई 3, वही तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। सेंट्रॉयड की अगर हम बात करें तो मान लो कि x1, y1 है, x2, y2 है, x3, y3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर्कम सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, यही ना होगा एक्स कोऑर्डिनेट। और इसके यहाँ का जो सर्कम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -2, दैट मींस ये -2 के बराबर होगा, यही होगा ना। तो अगर हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो एक्स कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करना है इस थर्ड वर्टेक्स का। तो अगर हम थर्ड वर्टेक्स का, अगर हम इसका सर्कम सेंटर हमने मान लिया या सेंट्रॉयड इसको मान लिया, तो सेंट्रॉयड का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया था पिछले क्लास में, ये क्या होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो एवरेज होता है ना, वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, किसका, सेंट्रॉयड का। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज क्या होगा, x + 0 डिवाइडेड बाई 3 = -2। तीनों का एवरेज ही तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉयड का, और सेंट्रॉयड भी यही लाई करता है, ऑर्थो सेंटर भी यही लाई करता है, सर्कम सेंटर भी यही लाई करता है, और इन सेंटर भी यही लाई करता है। कब, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तब, ठीक है। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया, x/3 = -2, दैट मीन्स x = -6। तो x कितना हो गया, -6। तो ये जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, -6,5, ठीक है। हमें यही तो फाइंड करना था ना कि दो वर्टेक्स जो है ना इस ट्रायंगल का, वो y कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहे हैं, तो जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, तो तीसरा वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -6,5 होगा। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आ रही चीजें समझ में। अब देखिए इसको दूसरे ढंग से बना सकते हैं, ये काफी इजी तरीका था जो हमने बताया। अब दूसरे ढंग से क्या बना सकते थे कि अब देखिए यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रॉ करेंगे, इसके मिड पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0, और ये जो लाइन है वो क्या है, 5 है, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। ये लाइन क्या है, y = 5 ही तो है, इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, और ये -2,5 है, दैट मींस ये पूरा लाइन 5 है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 5 है, और x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही, और y कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है, तो 0,5 हो गया। अब देखिए ये क्या है, ऑर्थो सेंटर,
इसको सेंट्रॉइड भी मान सकते हैं क्योंकि इसी पॉइंट पर सेंट्रॉइड लाई करता है। तो सेंट्रॉइड जो है वो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं करता है। दैट मीन्स m/n वाला कंडीशन आ गया जो हमने पिछला पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट को अगर कोई तीसरा पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड बता रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव मेथड ये एक तरीका है जो हमने फाइंड आउट कर लिया, एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहे हैं। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट, ये पॉइंट जो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू x2, तो 2 इंटू 0 0 प्लस n इंटू x1 1 इंटू x डिवाइडेड बाई m प्लस n 2 प्लस 1 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2 के बराबर ही तो होगा, -2 के बराबर। तो x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -2, तो x कितना हो गया, -6। दोनों तरीका से जो x का जो वैल्यू है -6 है, इनको दो तरीका से हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको इस तरह से बनते हैं। आपको क्या करना है कि अच्छे से जो चीजें आपको बताई गई हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि उससे बता दिया गया तो वो बस कॉपी में ही रहना है, नोटबुक में ही रहना, नहीं, उसका बारे में समझिए, वो दिमाग में रखिए, और उसका एप्लीकेशन जो है वो कहाँ अप्लाई होगा, आप क्वेश्चन दे करके अप्लाई करिए, और वो जो एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ऐसे नहीं आ सकता, नोटबुक में रखने से और रट्टा मारने से नहीं आ सकता, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो ये जो दो तरीके से क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने बता दिया। तो जब x कोऑर्डिनेट -6 हो गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6,5, जो कि हमारे बी ऑप्शन होंगे। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स इतना इज, इन तीनों पॉइंट से जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, उस पॉइंट का जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है जिसका पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है 6,9, ठीक है, वो 8,9 एंड 8,1। इसका कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं, ABC 8,1। ये तीनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ठीक है, 6,9 8,9 एंड 8,1। ये तीनों हमें पॉइंट्स गिवन है, जो ट्रायंगल है उन तीनों का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। अब बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हमें फाइंड आउट करना, और हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड के परपेंडिकुलर होते हैं। ट्रायंगल्स के जो एल्टीट्यूड होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। सिंपल से हम क्या चीजें करते हैं कि इन तीनों ट्रायंगल्स का जो डिस्टेंस, तीनों ट्रायंगल का जो साइड है वो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं कि साइड का जो लेंथ है वो कितना है। तो अगर हम AB की बात करते हैं तो AB क्या है, इस AB की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें पता है कि क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, x2 - x1। अगर हम मान लेते हैं कि x1 ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है। तो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमने पढ़ा है, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 - x1 मतलब 8 - 6 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर ही होता है ना, तो 8 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 9 - 9 का स्क्वायर का रूट, यही होता है ना। अगर किसी भी चीज का डिस्टेंस निकालना है तो यही होता है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, यही तो फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा था। तो इसी चीज को हम अप्लाई कर रहे हैं और इसी से हम AB डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 - 9 0, ये तो 0 ही रहना है, तो AB कितना आ गया 2। दैट मीन्स इसका जो लेंथ आ गया वो कितना हो गया 2, ठीक है। अब हम AC की बात करते हैं, तो AC जो होगा वो क्या होगा, x3 - x1, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x3 - x1, दैट मीन्स 8 - 6 का स्क्वायर, 8 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y3 - y1 का स्क्वायर, 1 - 9 का स्क्वायर, 1 - 9 का होल स्क्वायर का रूट अंडर।
तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 माइनस 9 कितना हो गया 8 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये कितना हो गया रूट 68। अब देखिए बात करते हैं क्या बच गया बीसी, बीसी कितना होगा तो बीसी उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। x3 माइनस x2 का स्क्वायर, 8 माइनस 8 कितना होगा 0, 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर 1 माइनस 9 का स्क्वायर, 8 माइनस 8 कितना 0 प्लस 1 माइनस 9 कितना होगा माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 64। अब देखिए 64 प्लस 0 64, 64 का रूट कितना हो गया 8, मतलब ये हो गया हमारा बीसी जो हो गया 8 हो गया और एसी जो हमें फाइंड आउट किए वो कितना हो गया रूट अंडर 68। अब हमें चीजें एक देखनी है, ये हमें चीजें क्लियर हो गई। अब हमें एक चीजें देखनी है, इस ट्रायंगल को देखने से हमें कुछ मिल रहा होगा कि अगर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो क्या ये फाइंड आउट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम ये चीज देख रहे हैं कि अगर इन दोनों साइड्स के, ये दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो क्या ये चीजें आ रही हैं। और ये पॉसिबल कब होता है जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, तब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें जो आ रही है वो क्या आ रही है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये चीज देखने को मिलेगी, ए बी का स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और बी सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 प्लस 4 कितना हो गया 68 और AC का स्क्वायर है रूट 68 का स्क्वायर 68 मतलब 68 इक्वल टू 68 मतलब इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो लाइन है वो क्या है हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज जब है दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, मतलब जो 90 डिग्री बनेगा वो इस लाइन पे बनेगा, तभी ना ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है, तो जो परपेंडिकुलर वर्टेक्स होता है उसी पर लाई करता है। हमने पढ़ा था ना, हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो इस पॉइंट पर लाई करता है, जो परपेंडिकुलर जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसी वर्टेक्स पे हमारा क्या लाई करता है ऑर्थो सेंटर लाई करता है। ऑर्थो सेंटर जो है इसी पॉइंट पर लाई करेगा, दैट मीन्स उस ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 8,9 ही होगा, और 8,9 हमारा डी ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड का, जो एल्टीट्यूड होता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो इस पॉइंट से अगर इस लाइन पर एल्टीट्यूड यही होगा, इस पॉइंट से इस लाइन पर एल्टीट्यूड यही होगा, तो पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड का स्क्वायर हो गया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, वही तो होता है हमारा ऑर्थो सेंटर, और यही ऑर्थो सेंटर होता है इसी पॉइंट पर लाई करता है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री इसी पॉइंट पे बनता है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 8,9, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से देखिए, उसको समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन बनेंगे। और सारी चीजों को ध्यान में रखना, जो कोई चीजें पढ़ाई गई उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता उनसे बाहर, तो आप उन सब सारी चीजों को ध्यान में रखिए ही रखिए। वो चीजें आपको भूलने के लिए नहीं पढ़ाई गई हैं, और वो भूलेंगे नहीं जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई सवाल ही नहीं होता कि आप भूल जाएं उन सब चीज़ों को। अब हम 4 क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए 0,0, बी 3,4 एंड सी 4,0, ये 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चीजें हम कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। ये ट्रायंगल है, पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो बोला है कि ए पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है 0,0, ए जो है हमारा इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, बी जो है
3,4 एंड सी जो है 4,0, मतलब सी ये इधर कहीं पॉइंट लाई कर रहा है, सी जो है वो इधर कहीं पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ है और वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 का वहाँ होता है एक्स कोऑर्डिनेट पे। और बी पॉइंट की बात करें 3,4, तो ये क्या है, ये x इक्वल टू 4 लाइन है और x इक्वल टू 3, दैट मीन्स इधर कहीं पॉइंट लाई कर रहा होगा, वो हो गया आपका 3,4। ये तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं उसी को बोल रहा है, ये पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं बी पॉइंट, बी जो 3,4 है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन्हीं ट्रायंगल्स को, इन्हीं ट्रायंगल के जो ऑर्थो सेंटर है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही हमारा। तो इस पॉइंट से अगर हम कोई एल्टीट्यूड खींचेंगे वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, इधर कहीं हमारा ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे लाई करेगा, मतलब यहाँ से हमने क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक एल्टीट्यूड खींचा, ठीक है। अब इस पॉइंट से एल्टीट्यूड खींचेंगे तो ये कहीं जाकर के इधर कट कर रहा होगा। तो यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो जब ये ऑर्थो सेंटर होगा तो इस ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सही चीज हम देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या है, ये x इक्वल टू 3 है कि नहीं है। अरे ये क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो यही लाइन ना x इक्वल टू 3, और ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से कट होके जा रहा है, दैट मीन्स ये 3,0 पे कट किया। तो जब 3,0 पे कट किया दैट मीन्स ये जो लाइन है वो 3 है, x इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो लाइन है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है कि नहीं है। ये जो लाइन है जो ए से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ किए वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर हम बीसी का स्लोप निकाल लें, तो बीसी का जो स्लोप है, तो हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अगर दो पॉइंट कहीं गिवन है, ठीक है, और ये दो पॉइंट क्या है, बीसी लाइन की बात करते हैं, तो इसका 3,4 और ये हो गया 4,0, इसको हम मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। तो अगर दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है, दो पॉइंट से एक लाइन फॉर्म हो रहा है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हमें जो फाइंड आउट करते हैं जो स्लोप होता है वो क्या होता है, तो y2 माइनस y1, ये स्लोप बात कर रहे हैं, मतलब स्लोप ऑफ बीसी जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्लोप ऑफ बीसी निकाल रहे हैं कि जो बीसी लाइन है उस बीसी लाइन का स्लोप क्या है। तो कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दो पॉइंट से जो लाइन फॉर्म हो रही है उस लाइन का अगर हमें पर स्लोप निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और y2 यहाँ पे कितना है 0, माइनस y1 कितना है, तो यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 माइनस 4 कितना, माइनस 4 माइनस 3 कितना 1। तो स्लोप ऑफ बीसी का जो स्लोप है वो -4, 1 है, और एसी का जो स्लोप होगा वो कितना होगा। अब ये जो लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो अगर ये m1 है और अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 होता है। दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप और इंटू इस लाइन का स्लोप, एसी लाइन का स्लोप, यहाँ पे हम देख लीजिए स्लोप ऑफ इसका कुछ नाम लगे तो m इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू -1। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर तो दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ m कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ m इंटू स्लोप ऑफ BC हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, -4/1, दैट मीन्स -4 इज इक्वल्स टू -1। ये -4 उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स स्लोप ऑफ am की बात करते हैं तो कितना आ गया 1/4। ये 4 इधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो 1/4 है। समझ में आया।
इस लाइन का जो स्लोप है वो 1/4 है। अब देखिए हम बात करते हैं कि अब ये जो लाइन हो गया, ये जो लाइन है ये क्या इस ओरिजिन से पास करा, दैट मीन्स ये जो लाइन हो गया y = 1/4 है। ये जो लाइन है वो y = 1/4 है। ये जो लाइन होता है ना y = x, तो यहाँ पे क्या हो गया y = 1/4। तो जब 1/4 हो गया और ये जो लाइन है वो x/3 है, b यहाँ पे कुछ n नाम दे देते हैं, bn जो लाइन है वो क्या है x = 3 है। तो इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो अर्थो सेंटर है। तो x = 3 और ये कितना है y = 1/4। तो इस पॉइंट का अर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट हमें पता है कि 3 होगा। x = 3 है, समझ में आ रहा है? ये लाइन 1/4 नहीं होगा, ये x = 3 है तो x कोऑर्डिनेट अर्थो सेंटर का हमें पता है कि 3 होगा। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो सेंटर x = 3 पे ही लाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट 3 तो होना ही है और x = 3 होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया कि y इस लाइन का जो स्लोप है 1/4 होगा। इस लाइन का जो स्लोप है वो 1/4 है AM लाइन का। अब देखिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा हमें, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है 1/4 है। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं कि AM लाइन की बात करते हैं, AM लाइन की बात करते हैं। ये हमारा लाइन AM हो गया, ये कोऑर्डिनेट कितना है 0 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा M है, इसका स्लोप हमें पता है, इसका स्लोप हमें पता है 1/4 है, इसका स्लोप हमें पता है 1/4 है। तो इस लाइन का अगर हम इक्वेशन लिखना होगा ना तो कैसे लिखेंगे, y - 0 / x - 0 = 1/4। ठीक है, अब इस लाइन का अगर हमें स्लोप लिखना होगा, इस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना होगा, उस लाइन का स्लोप हमें गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम एक लाइन का इक्वेशन जो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, y - कोई भी कोऑर्डिनेट, अगर इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट दिया होता मान लो 0,1 तो हम यहाँ से भी निकाल लेते y - 1 / x - 0 = 1/4, वो हमारा लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, हमें ये पॉइंट नहीं गिवन है, ये पॉइंट हमें नहीं पता, हमें ये पॉइंट पता है, तो हम एक पॉइंट से भी हम क्या कर सकते, एक पॉइंट हमें पता और स्लोप पता हो तो उस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। y - 0 / x - 0 = 1/4, तो y जो होगा वो क्या होगा x/4 होगा। ठीक है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन है ना वो y = x/4 होगा। तो अब देखिए ये ऐसा लाइन है कि y = x/4 होगा और ये x/4 इस पॉइंट पे कट कर रहा है जहाँ पे x का वैल्यू 3 है। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई लाइन इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस पॉइंट का जो ऑर्थो सेंटर उसका x कोऑर्डिनेट पता है कि 3 होगा, अब y कोऑर्डिनेट पे नहीं पता। तो हमने एक चीज पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के इक्वेशन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट का, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का जो होगा वो क्या होगा 3/4 होगा। तो इस पॉइंट का अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं, O की बात करते हैं, तो O का कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, हमें x कोऑर्डिनेट पता था। अब इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स 3/4, ये 3/4। तो 3,3/4 जो होगा वो इस ट्रायंगल का क्या होगा ऑर्थो सेंटर होगा, और 3,3/4 ये जो होगा वो हमारा ऑप्शन है। तो ये जो चीज़ें जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ी वो हम आगे स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। बस हमने एक क्वेश्चन तरीका बता दें कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, ताकि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं जैसे ऑर्थो सेंटर जो होता है, वो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वो चीज़ें आ रही हैं तो हमारे दिमाग में फिर से एंटर होनी चाहिए। हाँ, पिछला क्लास में ये हमें बताया गया था, आज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब ये जो हमने चीज़ें पढ़ाई, ये चीज़ें पढ़ाई, स्लोप निकालना या पॉइंट स्लोप इक्वेशन, पॉइंट और स्लोप गिवन है तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करती है, वो चीज़ें हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा है थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो आज के जो क्लासेज हैं वो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।